हेलो गाइस एंड वेलकम टू शेडी घोस्ट स्टोरीज। अगर आप मेरे चैनल का नाम अब देखोगे तो वो शेडी घोस्ट स्टोरीज से हट के शेडी स्टोरीज हो गया है। उसका रीज़न ये है कि किसी किसी के साथ ऐसी कुछ एक्सपीरियंस होता है जिसमें घोस्ट तो दिखता नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होता है। तो वो चीज़ मैं अपने चैनल पे सुना नहीं सकता था क्योंकि उसमें घोस्ट होता नहीं था और चैनल का नाम था घोस्ट स्टोरीज़। उसको मैंने चेंज करके शेडी स्टोरीज़ कर दिया है। शेडी शेडी में से घोस्ट हटा दिया है। तो अब क्या होगा, घोस्ट वाली स्टोरीज़ तो रहेंगी रहेंगी, वो कहीं नहीं जा रही। लेकिन ऐसा घोस्ट के साथ साथ अगर आपके साथ कुछ ऐसा क्रीपी हुआ है जो एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, वो स्टोरीज़ भी आ सकती हैं इस पर अब। और दूसरा मैं क्या बोलूँ, वीडियोस जो लेट आ रही हैं, वो लेट का रीज़न ये है ना, पहले तो देखो एक दो वीडियो डाली मैंने स्टार्टिंग में, उस पर 10,000 20,000 व्यूज़ चले गए, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। उसके बाद जब मैंने वीडियो डालना चालू किया, किसी पे 50 व्यू, किसी पे 100 व्यू और लाइक भी 4-5, तो मोटिवेशन ना डाउन हो जाता है। हफ्ते भर की मेहनत रहती है वीडियो के पीछे और उसके बाद जो रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा वीडियोस तो बनानी ही है। अब मैं ट्राई करूँगा हफ्ते में एक वीडियो तो ज़रूर आए। हफ्ते हफ्ते में आपको वीडियो मिलेंगी, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, जो अंदर से मोटिवेशन आए कि हाँ कुछ अच्छा कंटेंट निकल के आए बाहर। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरा नाम अवंती है और मैं दिल्ली के मालवीय नगर से हूँ। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी 18 साल की बेटी श्रेया की है। बात 4 साल पुरानी 2018 की है। तब मेरी बेटी सिर्फ 14 साल की थी। नवंबर का महीना था और ठंड भी शुरू हो चुकी थी। मेरी बेटी श्रेया के मामा, जो कि मेरे भाई हुए, वो केरला में रहते हैं। केरला में उनकी बेटी की शादी होनी थी। तो मेरे भाई मुझसे ज़िद करने लगे कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ केरला घूमने आ जाएं और इसी बहाने उनकी बेटी की शादी भी अटेंड कर लूं। जब श्रेया को पता चला कि उसकी बहन और फर्स्ट कज़न की शादी हो रही है, तो मेरी बेटी श्रेया भी मुझसे ज़िद करने लगी कि मम्मा शादी में हमें भी चलना है। हमने 1 महीने पहले ही अपनी ट्रेन की टिकट्स करवा ली थी, लेकिन तभी श्रेया के यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और इस टेस्ट के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं और ये टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। तो हमें ना चाहते हुए भी टिकट कैंसिल करानी पड़ती है। लेकिन जब श्रेया के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो हमने इमरजेंसी में फ़्लाइट की टिकट्स देखी। तो इमरजेंसी में एक एक टिकट लेने का फेयर 20 से 25 हज़ार था और हमें तो वैसे भी 3 टिकट चाहिए थी। तो फ़्लाइट से अगर हम केरला तक जाते तो हमारा एक तरफ का फेयर ही 70 से 80 हज़ार बन जाता, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और ना ही तो अब ट्रेन के तत्काल में टिकट मिल रही थी। इमरजेंसी में टिकट ना मिलने पर मेरी बेटी और मैं खुद और हमारा पूरा परिवार ही ये सुनकर बहुत सैड हो गया था। लेकिन जैसे तैसे मेरे हस्बैंड ने बस में देखा, तब वहाँ उन्हें टिकट्स मिली। पहले तो हमें ट्रेन की टिकट्स मिली जो कि दिल्ली से हैदराबाद जाना था, और हैदराबाद से केरला तक के लिए हमें बस में टिकट मिली थी। हमें पता था इस सफ़र में कई परेशानियां आएंगी, लेकिन साथ ही खुशी भी थी कि सब लोग केरला जाकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन में बैठे और बिना किसी परेशानी के दिल्ली से हैदराबाद आ गए। हैदराबाद में हम करीब 3 बजे पहुंच चुके थे और सेम डे ठीक 5 बजे हमारी बस थी। जल्दी जल्दी में हम लोगों ने टैक्सी करके बस के लोकेशन पे पहुंचे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमारी बस सामने ही लगी हुई थी। हमने भी अपना फिर 3 सामान बस के लगेज स्पेस में रखवाया और अपने सीट पे आकर बैठ गए। बस से हमारा करीब 22 घंटे का सफ़र था और इस बीच हमारी बस का 3 जगह ढाबे पे स्टॉपेज भी था। करीब 9 बजे शाम में हमारी बस एक ढाबे पे रुकी। हमने खाना वगैरह खाया और सफ़र को थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए मेरे हस्बैंड ने कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिया। ढाबे पे से जब बस खुली तो श्रेया ने खूब सारा कोल्ड ड्रिंक पिया और ठीक करीब रात के 1 बजे वो मुझसे कहने लगे कि उसे बहुत ज़ोर की टॉयलेट आई है। बस में सभी लोग सो चुके थे और बस के कंडक्टर से हमने अगले ढाबे के बारे में पूछा तो उसने बोला कि अब करीब 5 बजे सुबह बस अगले ढाबे पर रुकेगी। जब ये बात मैंने अपनी बेटी को बताया तो उसके चेहरे का रंग पूरा उतर गया। उसने लफ्ज़ों से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बीइंग अ गर्ल एंड हर मॉम, आई कुड फील व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। बस एकदम सुनसान हाईवे पे चल रही थी, दोनों तरफ खेत और बस अंधेरा। अपनी 14 साल की मासूम बेटी की तकलीफ़ देखकर मैंने बस ड्राइवर को जल्दी से साइड में बस रोकने की रिक्वेस्ट की और मैं अपनी बेटी को साथ लेकर नीचे उतर गई। बस के पीछे साइड आई और हाईवे के साइड लगे पेड़ों के पीछे
मैंने अपनी बेटी को टॉयलेट करने को बोला। विदिन अ मिनट शी वॉज डन। बट शायद ये 1 मिनट हमारी आने वाली ज़िंदगी का एक लाइफ लॉन्ग लेसन बनने वाला था। अभी वो टॉयलेट करके आई ही थी और हमारी बस दोबारा चलने लगी थी कि इतने में ही वो वोमिटिंग करने लगती है। जब सुबह हुई तो श्रेया बस में एकदम शांत बैठी थी, मतलब ना किसी से बात करना, ना हमारी बातों का कुछ जवाब दे रही थी। हमें लगा सफ़र लंबा है, इसलिए शायद उसकी तबीयत खराब हो रही होगी, घर जाकर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे खैर हम घर पहुँचे और थकान की वजह से हम वहाँ पहुँचकर सो भी गए। वैसे तो श्रेया वहाँ पहुँचकर एक दिन बिल्कुल ठीक रही, लेकिन नेक्स्ट डे घर में शादी थी और शादी के दिन श्रेया ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। सुबह सुबह ही वो उठकर जिद करने लगी कि उसे भी शादी करनी है और उसे भी एक दुल्हन का कपड़ा पहनाया जाए। पहले कुछ मिनट तो हमने ये सब मजाक में लिया, लेकिन वो इस जिद पर एकदम अड़ चुकी थी। जोर जोर का वो एकदम रोने लगी। हमने उसे कितना ही समझाया, लेकिन श्रेया ने इतना बड़ा तमाशा बना दिया कि आखिरकार मुझे श्रेया को लेकर अकेले एक रूम में जाकर बंद करना पड़ा। लेकिन अंदर से भी वो चीख रही थी कि उसे भी दुल्हन का कपड़ा पहनाया जाए और उसकी भी शादी की जाए। हम सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया ऐसा क्यों ही कर रही है। क्या किसी बड़े ने इसके दिमाग में ये सब बातें डाली हैं? हम सबको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तो उसे मैं रूम से बाहर लाई। अब जब रात आई और फेरे का समय भी था, सभी मेहमान लोग इकट्ठे बैठकर मस्ती मजाक कर रहे थे कि उतने में ही जिन बच्चों के साथ श्रेया खेल रही थी वो बच्चे मेरे पास भाग कर आते हैं और बोलने लगते हैं कि श्रेया भूत बन गई है और वो बच्चों का गला दबा रही है। इतना सुनना था कि मेरे हस्बैंड और भी जिनके बच्चे लोग बाहर में खेल रहे थे, सब लोग के पेरेंट्स, हम सब लोग भाग कर बाहर आते हैं। हम सब देखते हैं कि मेरी बेटी की आंखें बैठे बैठे ही एकदम सफ़ेद होने लगती है। मतलब जो आंखों में जो ब्लैक कलर की आइरिस होती है वो मानो पूरी गायब ही हो गई हो, जैसे उसने आंखों में वाइट लेंस लगा लिया हो, और एक डरावने अंदाज में वो हंसने लगती है। पूरे घर में हंगामा मच जाता है कि श्रेया के अंदर भूत आ गया है। शादी के खुशियों वाले घर में अब सभी कुछ गम और डर में बदल गया था। लेकिन वहीं जहां सब लोग दोबारा शादी एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं मैं अपनी बेटी को अकेले एक कमरे में बंद करके उसके साथ बैठी थी कि कहीं शादी में श्रेया की वजह से कुछ तमाशा न खड़ा हो जाए। उसके साथ बैठकर मैं उससे पूछे जा रही थी कि बेटा आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम, या क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि श्रेया के अंदर जरूर कोई आत्मा का वास है। अभी मैं उससे ये सब पूछ ही रही थी कि वो एक शैतानी सी हंसी हंसती है और वो बोलती है कि मैं तेरी बेटी नहीं हूं। जब वो ये बोल रही थी तो उसकी जुबान भी एकदम काली पड़ चुकी थी। हम सबको समझ गया था कि मेरी बेटे के अंदर कुछ तो ऊपरी चक्कर है। शादी के अगले दिन मेरे भाई एक बाबा को घर लेकर आए। उन्होंने थोड़ा झाड़ फूक किया और जो भी चीज़ ने श्रेया को पोजेस्ड की हुई थी उन्होंने उसे श्रेया के ऊपर बुलाया। उसके बाद जब बाबा ने श्रेया से पूछा कि वो कौन है और वो क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहा है, तब जो श्रेया के अंदर से जवाब आता है वो पूरे घर को शॉक कर देता है। श्रेया की आवाज़ एक पल में पूरी चेंज हो गई। उसकी आवाज़ कंप्लीटली एक इको में बदल गई। लाइक एक नहीं कई लोग एक साथ सेम चीज़ बोल रहे हो। श्रेया हंसते हुए उसी इको जैसी आवाज़ में बोलने लगती है कि वो जिन्नात है और उसके अंदर पूरे 6 जिन्नात हैं। उन्हीं 6 में से एक जिन्नात बोलता है कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे एक बड़े बरगद के पेड़ पे बैठे आराम कर रहे थे कि तभी ये बच्ची आती है और वहां पे टॉयलेट करके चली जाती है, जो कि उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और गुस्से में वो सारे के सारे श्रेया के अंदर आ जाते हैं। अब जब वो बाबा जिनों से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बच्ची है, गलती हो गई, और श्रेया की बॉडी छोड़ देने के लिए, तो सामने से वो बोलता है ठीक है चला जाऊंगा। लेकिन श्रेया को उसी पेड़ के पास कम से कम 10 डिब्बे मिठाई के रखने होंगे। इस पे मैंने बाबा को टोकते हुए बोला, अरे बाबा हम बस में थे, रात का टाइम था और श्रेया को टॉयलेट आ गई थी। वो कौन सा इलाका था और वो कौन सा पेड़ था
हमें कुछ भी पता नहीं। ये बात मैंने बाबा को बोली, लेकिन ये सुनकर श्रेया के अंदर वो जो 6 जिन थे वापस से एकदम शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। बाबा ने फिर उन जिनों से बोला कि ये चीज़ तो मुमकिन नहीं है, हम वहाँ पे मिठाई नहीं रख सकते। तो वापस उन जिनों ने केरला में ही हमारे घर के पास एक पहाड़ का बताया कि वहाँ पे जाओ और रात के समय जाकर वहाँ पे मिठाई रख के आओ। इस पे हम लोग मान गए और बस इतनी सी बात हुई। वो जिन्होंने श्रेया की बॉडी भी छोड़ दी। जैसे ही वो लोग श्रेया के अंदर से निकलते हैं, श्रेया को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है। और इस बार कोई नॉर्मल वोमिटिंग नहीं, एकदम ब्लैक कलर की, मानो उसके बॉडी के अंदर से टार निकल रहा हो। एज अ मदर श्रेया को ऐसा देखकर मुझे भी रोना आ जाता है। जब मेरी बेटी को थोड़ा होश आता है तो उसका पहला सवाल था कि हम लोग मामा के घर कब पहुँचे, और मुझे रोता देखकर वो उल्टा मुझसे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। इसका मतलब साफ था कि श्रेया को पिछले 2-3 दिन का कुछ भी याद नहीं था, और जब उसको होश आया तो वो इस कदर भूखी थी जैसे उसने कई दिनों से खाना ही ना खाया हो। लेकिन श्रेया तो बराबर खाना खा रही थी। मतलब इसका यही था कि जब से श्रेया पॉजेस्ड हुई थी, वो जो भी कर रही थी, वो जो भी खा रही थी, उसे खुद नहीं पता था, बल्कि ये सब कुछ जिन करवा रहे थे। हमें बाबा ने बोला था कि अनलेस श्रेया खुद से पूछे या उसके साथ ये सब कुछ दोबारा हो, उसे हम लोग ये सारी बातें ना बताएं तो ही सही रहेगा। हमने भी सोचा कि अगर 14 साल की बच्ची को हम बताएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, तो शायद उसे सदमा भी लग सकता है, और ये सबसे श्रेया के फ्यूचर को वो डायरेक्ट इफेक्ट भी कर सकता है। इसलिए हमने श्रेया को पोजेस्ड होने वाली बात उससे छिपा ही रखी। हम लोगों ने उसे बोल दिया कि रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण वो बेहोश होकर अब उठी है। आज तक उसे नहीं पता कि उसके अंदर जिनों का साया था। हाँ, अगर वो केरला वापस जाएगी तो शायद उसे कोई बता दे या कुछ पूछ ले, तो शायद उसे मालूम हो सकता है, या फिर इन फ्यूचर हम खुद उसे बता दें। लेकिन इस हादसे के बाद हम दोबारा कभी केरला नहीं गए। और जहाँ तक रही बात मिठाई पहाड़ के पास रखने की, तो हमारे घर में कई लोगों ने बोला कि मिठाई के साथ साथ वहाँ पे एक कैमरा लगा देते हैं। लेकिन बाबा ने इस बात पे डांटते हुए बोला कि जितनी आसानी से ये लोग मान गए हैं, उतनी आसानी से ये जिन्नात बॉडी छोड़ने के लिए मानते नहीं हैं। तो हम ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाए और वो फिर श्रेया की बॉडी में आ जाए, और शायद दोबारा इतनी आसानी से वो लोग जाए भी ना। रात को मिठाई रखकर जब हम अगली सुबह वहाँ देखने गए तो डब्बा सबका सब वैसे ही रखा था। हमें लगा हमसे कोई गलती हो गई होगी जो वो जिन्नात लोग मिठाई लेकर नहीं गए। एक बार को हम डर भी गए कि कहीं वो दोबारा श्रेया की बॉडी में ना आ जाए। लेकिन जब वो डब्बा खोल कर देखे तो उसके अंदर से सारी मिठाई गायब हो चुकी थी, और अब बस डब्बे के अंदर मिट्टी भरी थी, मानो मिठाई पूरी मिट्टी बन गई हो। यही थी मेरी बेटी की आप बेटी, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी माँ को अपनी बेटी को इस रूप में देखना पड़े। सो गाइस, कैसी लगी स्टोरी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। और यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब और लाइक नहीं होता तो यार वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता। सो लाइक और सब्सक्राइब करो। एंड अपनी अगर कोई स्टोरीज है तो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, एक ईमेल होगा और एक इंस्टाग्राम होगा, यहाँ पे दिखेगा आपको नीचे। तो आप अपनी स्टोरीज़ वहाँ पे सेंड कर सकते हो, जो कि मैं अपने चैनल पे सुना सकता हूँ। सो इसी के साथ मिलते हैं यार अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।